हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिहा। आज हम लोग कक्षा 5वीं की सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक रिमझिम इसके पहला जो चैप्टर है राख की रस्सी, जिसको पढ़कर मैंने समझा दिया है, उसकी समरी आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर उसी लेसन की, लेकिन उससे पहले कुछ शब्दार्थ जो कि आपको मिले थे, शब्द कुछ मिले थे, उसके अर्थ मैं बताना चाहूंगी। पहला हो गया कि आप जब लेसन पढ़ेंगे आपको मिलेगा शब्द हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी जो लोनपोगार थे, वो एक मंत्री थे, वो बहुत ही हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? ये रहा हाजिर जवाबी। इसका शब्दार्थ होगा तपाक से जवाब देना, बहुत जल्दी से। मशहूर का अर्थ होगा प्रसिद्ध, जो कि बहुत प्रसिद्ध होती है, सब जानते हैं। चैन यानी कि शांति से। चैन यानी कि शांति से। इस वर्ड को आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। रवाना किया यानी कि भेजा। आप बीती यानी कि अपने ऊपर घटित। यकीन, विश्वास। मंजूर का अर्थ होता है स्वीकार। चकित रह गए, उसका अर्थ होता है हैरान हुए। मुश्किल का अर्थ कठिन। गवाएं अर्थ बिताए, बर्बाद किए। धूमधाम, खूब अच्छी तरह से। इसी तरह से ये जो हार्ड वर्ड है, इसका एक एक सेंटेंस भी आप लोग बनाइएगा। अभी प्रश्न उत्तर भोला भाला के अंतर्गत जो प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे तिब्बत के मंत्री जो हैं? हमारे विचार से मतलब कि तुम अपने मन से जो भी आपको लगता है वैसा लिख सकते हैं। तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा सादा व भोला था। उसे होशियारी छू कर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते कि मेरे बाद इसका क्या होगा। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? आप इस आंसर को आप खुद से लिखिए कि आप क्या उपाय करते अगर आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते थे, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। नेक्स्ट, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, यानी कि भेजा। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। इसका उत्तर इस तरह भी लिख सकते हैं, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। उसने भेड़ें देकर कहा कि इन भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना और साथ में जौ के 100 बोरे भी लाना। मंत्री जानता था कि यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया तो उसके बेटे को शहर व दुनियादारी की समझ आ जाएगी। प्रश्न ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? गांव भी तो भेज सकता था, लेकिन उन्होंने शहर में भेजा। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि शहर के लोग ज्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होंगे। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहां की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। नेक्स्ट,
तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आप अपने घर के बड़ों से पता कीजिए, जितने भी बड़े हैं जैसे कि दादा दादी, कोई भी, या पापा से भी, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चों से भी बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो ये सब आपको अपनी सूझबूझ बढ़ाने के लिए ये बातें आपको पूछनी चाहिए, प्रैक्टिकली आपको ये करके देखनी चाहिए। जैसे कि मुझे जहां तक पता है, हमारे इसी तरह से आप भी लिखेंगे अपने घर के बारे में। मेरे जो पिताजी हैं वो नौकरी के दौरान अलग दूसरी जगह में रहे, जोरहाट में रहे, और मेरे मम्मी का घर भी जोरहाट में ही था, लेकिन मेरे पापा का घर कोलाघाट में था। तो वे नौकरी के दौरान जोरहाट में रहे और फिर यहीं पे बस भी गए, तो लेकिन उनके परिवार वाले तो कोलाघाट में रह गए। इस तरह का किसी के साथ भी हुआ होगा। लेकिन एक बात है, बचपन से हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं अच्छा लगता है, जहाँ आप लोग बड़े हुए हो, ना कि अपने गांव में अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है हम जहाँ रहते हैं। और आप अभी कुछ बच्चों से या महिला से बात करके उनके बारे में भी लिखिए और अपने घर के लोगों के बारे में भी लिखिए। ये आप अपनी सूझबूझ से इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न 2, जौ एक तरह का अनाज है। जौ क्या है? अनाज है। अनाज यानी कि सीरियल, जिसे सीरियल CEREAL, ओके, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। आप लोगों को और भी अनाज के नाम पता ही होगा, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, चना, ज्वार, मक्का, चावल आदि। नेक्स्ट, प्रश्न 3, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं, जौ, अनाज, ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अनाज वर्ड जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, चावल सब आते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। आप कुछ और उदाहरण भी आप अपने से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिमझिम अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पाठ्य पुस्तक जातिवाचक है, तो रिमझिम की जगह अगर मैरीगोल्ड हो, लुकिंग अराउंड हो, मैथ्स मैजिक हो, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसका जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगा? पाठ्य पुस्तक। अभी इसके कुछ प्रश्न, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। कुछ संज्ञा वर्ड्स है, मैं पढ़ के बताती हूँ उसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के में आपको वर्गीकरण करें, भाग करके लिखना है। एक तरफ आप 2 कॉलम बना के जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे लिख लीजिए। फिर उसमें ये सारे वर्ड्स आपको भरने हैं, जैसे कि ले, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेश, भूषा। ले एक जगह का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारी जगह का नाम भी आ सकते हैं। वैसे ही धातु, धातु जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि धातु अलग अलग तरह की पाई जाती है। अगर सोना कहा जाता है या चांदी कही जाती तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन धातु कहा गया है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। शेरवानी, अब शेरवानी तो लोग पहनते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शेरवानी जो है अलग अलग तरह की पाई जाती है, अलग अलग नामों की। भोजन, भोजन जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्यों? भोजन के अंतर्गत हम लोग मांसाहारी, शाकाहारी, इस तरह से हम लोग बहुत डिवाइड कर सकते हैं भोजन को, लेकिन भोजन अकेला चीज है जो कि जातिवाचक है। फिर तांबा, तांबा जो है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि तांबा एक प्रकार की धातु है। खिचड़ी,
खिचड़ी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि खिचड़ी कई सारी चीजों को मिलाकर बनाई जाती है। शहर, शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। वेशभूषा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर अलग अलग शहरों के नाम दिए जाते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, अलग अलग वेशभूषा के नाम होते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। अभी आपको समझ में आ रही होंगी, isn't it? इसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स अलग अलग करने होंगे। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को लिखने के लिए कहा है। जैसे कि शहर, शहर की व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या होंगे? दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद और भी जहां आप रहते हैं वो सभी जगह। फिर वेशभूषा, वेशभूषा कुर्ता, पजामा, साड़ी, ये सब और भी आ सकते हैं जितना आप चाहें। भोजन, रोटी, दाल, चावल, धातु, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। तो इनके आप इसी तरह से और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, तुम शेर, मैं सवा शेर। प्रश्न ए, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम शेर तो मैं सवा शेर, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो? ये एक जो है पहेली है, नहीं मुहावरा है। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डब्बे में डाल दो। डब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल हो। यह आपको खुद से करने हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे एक बार एक मित्र ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लाओ, जो कि असल में नहीं हो सकता। अपने हाथ पर थोड़ी देर रखो, पानी का पत्थर और हाथ में भी रखना है, जो नहीं एक्चुअल में हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैंने बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ पर रख लिया। इसी तरह अपनी सूझबूझ से कोई खेल बना सकते हो, बनाने के लिए कहा गया है। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। मंत्री ने जब अपने बेटे से कहा था कि मुझे जो भेड़ों का बाल बेचकर आए तुम, ये मुझे पसंद नहीं आया। क्या आपको क्या लगता है, असल में पसंद आया था या नहीं आया था? अगर आई थी, आप सोचते हैं पसंद आई थी, तो किस लिए आप ऐसा सोचते हैं? और अगर आप सोचते हैं कि पसंद नहीं आई थी तो किस लिए आप ऐसा सोचते हैं? इसका उत्तर आपको खुद से ही करना है। जैसे कि मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, हमें ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियार दिखाने का एक और अवसर मिले। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, और आप कैसा सोचते हैं? यहाँ मैं लिख के बताती हूँ आंसर, फिर से रिपीट कर रही हूँ। मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया काम कर आया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसे हो नहीं पाया। ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। आपने लेसन पढ़ते हुए या इसका मीनिंग सुनते हुए
जरूर आप सोच रहे होंगे कि भेड़ों के बालों से बेचे तो सही, लेकिन उसका क्या हुआ होगा, या फिर भेड़ के जो सींग बेचे हैं उसका जो जिसने भी खरीदा होगा उसने क्या किया होगा। तो आपको जरूर पता होगा, भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया जाता है। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भी इसका यही इस्तेमाल किया होगा। बात को कहने के तरीके। पहला, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो। इस तरह से कहानी में कहा गया था, लेकिन इसको आप किसी दूसरे तरह से भी रीअरेंज करके वर्ड्स को अब बना के देखिए। जैसे कि चैन से जिंदगी चल रही थी, इसको और किस तरह से कह सकते हैं। जिंदगी आराम से कट रही थी, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी चालाकी किसी काम की नहीं आई। दूसरा, लोनपो कार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? क्या कोई फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में आपको सोचकर उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया है। जैसे कि उत्तर, होशियार तथा चालाक। होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब होता है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है या फिर खराब या बुरे अर्थ में होता है, जैसे कि कनिंग इंग्लिश में होती है। इसका मतलब है चतुर। उत्तर, होशियार का अर्थ है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम होश से करता है, वह काम को जल्दी में नहीं करता, वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोचकर निर्णय लेता है। चालाक का अर्थ है चतुर, चालाक व्यक्ति से अपना काम निकालता है, चालाकी से अपना काम निकालता है। इसके लिए वह हर व्यक्ति को अपना बना सकता है, फिर वह अच्छी हो या बुरी। वैसे प्रायः आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक का एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। होशियारी जो है वो अच्छा समझा जाता है, और चालाक जो होते हैं वे जैसे भी हो अपना काम मतलब ही होते हैं या फिर अपना काम निकाल लेते हैं। इस आदमी को हम लोग चालाक कहते हैं। उसी तरह से भोला और बुद्धू, जो सीधा सादा होता है। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा सादा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ। समझे ना भोला और बुद्धू का डिफरेंस? भोला जो होता है वो मूर्ख नहीं होता है, वो होशियार भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत सीधा सादा होता है, उसे भोला कहते हैं। उसे चालाकी छू भी नहीं गई होती है। बुद्धू का अर्थ बेवकूफ होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू शब्दों को लोग एक ही रूप में लेते हैं, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग चीज होती है, मीनिंग अलग होती है। नेक्स्ट, ख, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? क्यों? ये जो लड़की जो बार बार उसका हेल्प कर रही थी वो समझदार है या बुद्धिमान? हाँ, आप खुद से भी सोचिए थोड़ा। लड़की बुद्धिमान हम कह सकते हैं, लेकिन दोनों भी कह सकते हैं, वो समझदार भी थी। वह लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला।
लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई। नेक्स्ट, नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। हाँ, उसको लोनपोगार के बेटा ही कहा गया और लड़की को लड़की कहा गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। जैसे कि कुछ नाम दिए गए हैं, नाइमा, डावा, मिगमार, लाकपा, नुखू, फू, दोरजे। ये क्या है? कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों को पर भी नामकरण करते हैं, खासकर डोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो नामकरण हमारे यहाँ पे भी होता है और हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही जिस बार में जन्म हुए हो उस तरह का भी नाम रखा जाता है। आप लोग इसके बारे में घर के बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे तो पता चलेगा। अभी हमें इस लेसन में तिब्बत के लोगों के बारे में बताया गया है। तो आपको उनकी उस लड़की के और बेटे का नाम क्या रखना ज्यादा पसंद करेंगे? जैसे कि बेटे का नाम मिगमार और लड़की का नाम डावा अच्छा रहेगा। दुनिया की छत। इसी लेसन में अंत में एक थोड़ी सी बात तिब्बत के बारे में बताई गई है। मैं ये पहले भी बता सकती थी लेकिन क्योंकि लेसन में ये लास्ट में दी गई है तो मैंने इसलिए लास्ट के लिए रख दिया। तिब्बत को दुनिया की छत भी माना जाता है। ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, मीन्स लोक कथा जिस इलाके की होती है उस जगह के बारे में अगर हम लोग जान जाते हैं पहले से तो हमें बहुत आसानी हो जाती है उस लोक कथा को समझने में भी। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। क्यों कहा जाता है? तिब्बत बहुत ही ऊंचे पठार पर स्थित है तो दुनिया की छत कहा जाता है। इसलिए पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। पठार जो है मैदान से थोड़ा ऊंचा और पहाड़ से नीचे होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। तिब्बत का जो पठार है उसमें हिमालय, ऊंचे ऊंचे हिमालय खड़े हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं। पहाड़ जो है हमारे यहाँ पे हमको कहीं दिखता है तो जंगल के साथ कुछ पहाड़ दिख जाते हैं जो हरे रंग के दिखते हैं, लेकिन वहां रंग बिरंगे पहाड़ दिखते हैं। क्यों दिखते हैं रंग बिरंगे पहाड़? भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं तो कितना सुंदर लगता होगा। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग तिब्बत जाएं तो पूरा दिन पहाड़ को ही निहारते रह जाएंगे क्योंकि सूरज के अलग अलग समय में उसकी रोशनी के साथ पहाड़ का भी रंग बदलते जाएगा। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, बहुत ही सूखी जगह है मतलब। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं।
तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। पूरे तिब्बत में घने जंगल नहीं है, लेकिन जो पूर्व भाग है उसमें थोड़ा सा नमी पाई जाती है और इसीलिए घने जंगल भी पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली होती है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा, मीन्स बहुत ठंड हवा चल रही हो, इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर है। लोग अब पत्थर मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। जो ज्यादा सर्दी होती है जहाँ पे, वहां लकड़ी के घर बनाने से क्या होता है कि घर गर्म रहता है थोड़ा। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। ये देखो एक चित्र, इसमें तिब्बत का ही एक घर। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की और थोड़ा झुकी होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ये देखो तिब्बती लोगों का ही चेहरा और ये है घर, और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग तिब्बत जाए और जाके खुद ही देख कर आए। रंग बिरंगी तिब्बत बहुत ही कलरफुल है। इसके चित्र देखो कितने रंगों से भरे हुए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूर सहायता होती होगी मेरे पढ़ा देने से। आपके कमेंट्स अच्छे मिलते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के एकदम प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि बड़े होने के बाद भी हिंदी के प्रश्न उत्तर लिखने में आपको कोई कठिनाई ना रहे। इसी के साथ आपका राग की रस्सी लेसन यही समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने पहले नहीं की है तो। अगर की है तो बहुत अच्छी बात है। और कमेंट बॉक्स को यूज कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स लिखिएगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में लिखिएगा। मैं जितना हो सके बताने की कोशिश करूंगी। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।